रिकॉर्ड दोनों अपन अपलोड कर लेंगे। So the property will show a regular variation in the periodic table. In the periodic table उसको अपन पीरियडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अपन अज्यूम करते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी एलएचएस से आरएचएस की तरफ, मतलब अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मतलब एक पीरियड की बात करेंगे, अगर वो डिक्रीज होता है तो 100% वो किसी ग्रुप में, मतलब सभी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ले लो आप, तो इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो हमेशा इधर अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर वही प्रॉपर्टी, अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी एलएचएस से आरएचएस की तरफ अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो 100% वही प्रॉपर्टी अगर अपन ग्रुप में पढ़ेंगे तो टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो रहा होगा। दैट इज कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे पीरियडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से अपन को पढ़ने होते हैं? एक तो अपन को पढ़ना होता है एटॉमिक रेडियस, एक तो अपन को पढ़ना होता है एटॉमिक रेडियस, दूसरा अपन को पढ़ना होता है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा अपन को पढ़ना होता है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड अपन को पढ़ना होता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, और फोर्थ अपन को पढ़ना होता है दैट इज वी से दैट इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे अपन थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेते हैं क्योंकि एक रेगुलर मतलब वे होगा अपन को पढ़ने का, पढ़ना दोनों ही है अपन को, लेकिन इसके बाद अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन देगा एलिमेंट और उसमें लेगा एलिमेंट, तो अपन को एक राइट ना सीरीज में पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं अपन फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार अपन को पढ़ने होता है पीरियडिक प्रॉपर्टीज। अब उसके अलावा एक टर्म होता है जो अपन को ये पढ़ने के लिए अपन एक टर्म को डिस्कस करते हैं, और वो टर्म शायद अपन को जरूरत पड़े, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो टर्म अपन को पता रहता है तो ठीक रहता है। सो बिफोर डिस्कसिंग दीज प्रॉपर्टीज, मतलब ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं, ये अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है। तो इससे पहले अपन को एक टर्म पढ़ना होता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट। वैसे अपन इसको सिग्मा से डिनोट भी करते हैं कभी कभी जरूरत पड़ी तो। वैसे इसमें कोई कैलकुलेशन अपन से कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन टर्म के मतलब अपन को पता होना चाहिए। अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जनरली यूज होते हैं, अपन को पता होना चाहिए कि वो टर्म का मतलब क्या है। कोई कैलकुलेशन नहीं पूछने वाला, अपन से कुछ पूछने वाला नहीं है, लेकिन अपन को टर्म के मतलब पता होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसका मतलब है, जैसे अपन पहले एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसको, इसके बारे में अपन कुछ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही अपन उसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सपोज करते हैं अपने पास, सपोज वी हैव सोडियम एटम, ये मेरे पास सोडियम एटम, ठीक, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 11 प्रोटॉन होंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होता है, ये अपन पता है। अभी इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होता है इन द न्यूक्लियस, और इसमें 3 शेल्स हैं, तो अपन एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपन बता सकते हैं, और एक थर्ड शेल भी होगा इसमें, देयर विल बी अ थर्ड शेल आल्सो। तो इसमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो सपोज अपने पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट शेल में,
सेकेंड शेल में देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम पार्ट होने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, और थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी व्हाट वी विल से दैट कि देखो इसमें ना एटॉमिक नंबर इसका 11 है, और ये 11 इलेक्ट्रॉन मिलके जो 11 प्रोटॉन होते हैं, ये 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस में। आप जितने भी इलेक्ट्रॉन मर्जी चाहे लिखो, वो सारे के सारे न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करेंगे, सारे के सारे वो न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करते हैं। वी नो दैट, तभी तो अपन कहते हैं एटम्स आर म्यूटेबल नेचर। अब अगर अपन मान लेते हैं कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर सपोज करते हैं, अपन ये अज्यूम कर लें कि ये डिफरेंट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, ये इसके पीछे आ जाए, ये इसके पीछे आ जाए। तो अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन इसको अच्छे से नहीं देख पाएगा, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो अगर न्यूक्लियस के प्रोटॉन इसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस में उसका अट्रैक्शन कम होगा तो दिस विल बी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और इसलिए लूजली बॉन्डेड हो गया क्योंकि ये दोनों उसको स्क्रीन कर रहे हैं, उसके अट्रैक्शन को स्क्रीन कर रहे हैं। ये जो स्क्रीनिंग है ना, इसी को अपन कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन present in the outer shell, in the outer shell are weakly attracted to the nucleus, weakly attracted to the nucleus if the inner shell electrons, screen or shield the valence electron। अगर ऐसा होता है तो फिर उसका स्क्रीनिंग कम हो जाए, उसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से। अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो बहुत कम एनर्जी लगेगी क्योंकि वो स्क्रीन है ना इससे। अब अपन कहेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स अंदर शेल में ज्यादा होंगे तो वैलेंस शेल का स्क्रीनिंग भी ज्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ शेल इन एटम, more will be the screening of, उतना ही ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, अपन कहेंगे more will be the screening of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग होगा, उतना ही ज्यादा वो लूजली बॉन्डेड होगा। सो अगर स्क्रीनिंग, अब अपन ये नहीं बोल रहे कि हमेशा स्क्रीन होता ही होता है, हम तो ये कह रहे कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था अगर उस मोमेंट पे स्क्रीनिंग हुआ तो मुझे तो बहुत एनर्जी कम चाहिए। तो फिर यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा अगर इसका स्क्रीनिंग होगा तो भाई फिर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई ये तो स्क्रीन हो गया ना, तो इसका अट्रैक्शन तो बहुत कम होगा प्रोटॉन से। अगर मान लो इसका 10% अट्रैक्शन है तो इसका 10% अट्रैक्शन होगा तो सिर्फ प्रोटॉन को 10% ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो एक प्रोटॉन जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता था इससे, वो सिर्फ 10% न्यूट्रलाइज हो पाएगा। तो फिर जो इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज होगा, अपन न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है ना प्रोटॉन, उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इफेक्टिवली जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो एटॉमिक नंबर से कम चाहिए होगा
बिकॉज स्क्रीनिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो कम अट्रैक्ट होगा, तो कम प्रोटॉन्स ही न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। Thus, due to screening effect, the effective nuclear charge required to attract the electron is less than the number of proton, that is called a nuclear charge, actually present in the nucleus. तो इसको अपन फॉर्मूले पे भी लिख सकते हैं कि देख भाई, प्रोटॉन तो 11 थे, लेकिन इनके स्क्रीन होने की वजह से सपोज अपन कहेंगे द स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज सिग्मा, तो 11 तो प्रोटॉन थे, लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है तो माइनस कर लेते हैं, तो इफेक्टिवली इतने प्रोटॉन ही रिक्वायर्ड होंगे टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. So where Z is atomic number and sigma is screening constant, ये वैल्यू अपन को गिवन होगी. Then Z effective is number of proton actually required to attract electron. Number of proton attracting the electron. Attracting the electrons. ये होगा. तो इस टाइप का स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन से आना चाहिए अपन को कि अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हो गए तो व्हाट विल हैपन. अगर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, तो अपन कहेंगे ये लूजली बॉन्डेड हो जाएगा. अब ठीक है, ऐसा होगा तो सर अपन को क्या समझना है, तो अपन एक बार देख लेते हैं कि अपन को क्या समझना है. अब अपन एक पॉइंट्स लिख लेते हैं. सर पिछला पेज दिखाओ ना. ठीक है. हाँ सर. चलेगा. पिछले वाले पेज में आप लिख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये नहीं लिखो. ओके. Yes sir. तो नेक्स्ट पेज पे चले. सर एक मिनट. चलेगा. यस सर डन. तो इस तरह एक्चुअली एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम all can have, except hydrogen atom, all can have screening constant.
स्क्रीनिंग इफेक्ट इवन फॉर हीलियम सिग्मा इक्वल टू 0.3 होता है। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, हीलियम तो 2 प्रोटॉन थे, इधर कौन सा स्क्रीनिंग हो रहा है? भाई ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, तो इधर कौन सा स्क्रीनिंग हो रहा है? इधर तो समझ में नहीं आया भाई, स्क्रीनिंग कैसे हो रहा है? तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सामने आ जाए तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वो तो चलेगा, लेकिन इसमें कौन सा स्क्रीनिंग है? आप कह रहे हो इसमें भी स्क्रीनिंग होता है। एक्चुअली स्क्रीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि कोई किसी के सामने आएगा तो स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो अपने पास कोई शेल है, कोई भी शेल है अपने पास, तो उस शेल में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होता है। अगर इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से ये दूर भागना चाहते हैं, मतलब न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज वो क्लाउड जो है ना वो रिपल करके दूर जाना चाहता है। तो हीलियम में भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, नो डाउट दे आर अट्रैक्टेड टू द प्रोटॉन, लेकिन आपस में तो रिपल्शन हो रहा है ना, और आपस में रिपल्शन होगा तो वो रिपल्शन की वजह से ये दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे से अगर 2 नेगेटिव चार्ज दूर जाना चाहते हैं तो क्या होगा? ये इधर की तरफ जाना चाहता है, ये इधर की तरफ जाना चाहता है, तो पास तो आएंगे ही, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इसलिए वो दूर। तो वो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि ऐसे ही जैसे एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनमें रिपल्शन कम मैटर करता होगा, लेकिन पी में थोड़ा सा मैटर करता होगा, डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें आपस में भी रिपल्शन मैटर करता है, और एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो आपस में इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। 14 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, आप 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बता रहे, इधर तो 10 और 14 आ गया। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन सभी में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो the value of Z effective increases from LHS to RHS in a period. किसी एक पीरियड में वैल्यू ऑफ LHS टू RHS Z इफेक्टिव बढ़ता है। अब अगर न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा एटम का? डिक्रीज होगा। भाई अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ये शेल ही पास चला जाएगा, न्यूक्लियस के शेल पास जाएगा तो साइज छोटा होगा। इसलिए किसी भी पीरियड में LHS से RHS की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, रीजन बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। सो the size of atom decreases from the size of atom decreases from LHS to RHS or decrease. Third, we can write as the value of Z effective increases in a group, but it becomes constant. It becomes constant after third group. तो अपन इसको आफ्टर थर्ड ग्रुप की जगह थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड्स लिखता हूं, कांस्टेंट फ्रॉम थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड्स, फिर वो कांस्टेंट रहता है, थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड्स इट विल बिकम कांस्टेंट। तो एक्चुअली इसका कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को होना चाहिए क्योंकि अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब
अपन बोल सकते हैं द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे अपन मैं लिखूंगा ना तो हाइड्रोजन उसका तो होता नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये थर्ड पीरियड आएगा। तो सोडियम का एक्चुअली 2.2 वैल्यू होता है जेड इफेक्टिव, तो इसका भी 2.2 होता है, रुबिडियम का भी 2.2 होता है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ये कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं होगा, तो इसलिए नहीं बता रहा। तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स shows more screening। मतलब अगर अपने पास 2s इलेक्ट्रॉन गिवन है तो वो ज्यादा स्क्रीनिंग शो करेगा, है ना। देयरफॉर स्क्रीनिंग पावर, अगर अपन स्क्रीनिंग पावर की बात करेंगे तो 2s का स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होगा, 3s से ज्यादा होगा, 3p से ज्यादा होगा, 3d से ज्यादा होगा, 4s से ज्यादा होगा, ऐसे। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे स्क्रीनिंग पावर कम होता जाएगा। 1s भी लिख लो। 1s में एक्चुअली 1s में क्या होगा, कुछ भी ऊपर लिखा ही है अपन ने, हाइड्रोजन में होता नहीं है, हीलियम में 0.3 होता है, वो फिक्स होता है। बट इफ द शेल नंबर इज सेम, नंबर इज सेम। अब शेल नंबर सेम का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम, nth shell, then screening power of S will be greater than P, will be greater than D, will be greater than F। S और P अच्छा स्क्रीनिंग करते हैं, S और P अच्छा स्क्रीनिंग करते हैं, they have good screening effect। लेकिन D का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और F में तो पुअरेस्ट होता है स्क्रीनिंग पावर, इनमें पुअरेस्ट होता है। अभी व्हाट वी कंसीडर, इससे हमें फायदा क्या, भाई किसी भी शेल में अगर ये होगा तो इससे हमें फायदा क्या। देखो फायदा ऐसे होगा, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और किसी शेल में मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P में प्रेजेंट है, तो उनका अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये अच्छा स्क्रीन करेंगे तो इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम होगा, तो इनको निकालना भी आसान होगा। लेकिन अगर डी में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया हुआ है, तो डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये अच्छा स्क्रीन नहीं करता। डी अच्छा स्क्रीन नहीं करेगा डी, तो अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस क्या होगा, अगर ये अच्छा स्क्रीन नहीं करता है तो फिर इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और इन टाइप के एटम के साइज भी छोटे होंगे अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने से डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो फिर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं डी ऑर्बिटल में, और एफ में the valence electron are very strongly attracted to the nucleus because ये तो स्क्रीन करते ही नहीं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, लिखा आपने पुअरेस्ट। सर स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा ना न्यूक्लियस की तरफ। अपन ने भी वही कहा, हाँ सर, है ना। अपन भी तो यही कह रहे कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसका पुअरेस्ट है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस तो एटम के साइज भी छोटे होंगे फिर तो, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पास आना चाहते हैं। ये जो मैंने लिखा ना, ये पार्ट अपन को इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बनाया। ये वर्ड जो मैंने आपसे कहा कि एस और पी का स्क्रीनिंग इफेक्ट गुड होता है, वो अच्छा स्क्रीन करते हैं, लेकिन डी जो है वो पुअर करता है, और एफ के इलेक्ट्रॉन्स पुअरेस्ट होता है। वैसे इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी, मतलब अगर एडवांस वगैरह में तो शायद पूछ लें तुमसे, तो एडवांस वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशन तो चलेगा, वो उनको बता सकते हैं, अपन से कभी नहीं पूछने वाले।
कि न्यूमेरिकल डाटा बताओ पूरा कि डी में क्यों है, वो उनको कर सकता है। तो सिर्फ अपन को इतना पता होना चाहिए कि अगर डी होगा तो उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, एफ का पुअर। काफी कुछ अपन ने पढ़ लिया। अपन ने पॉइंट नंबर 4 के लिए इतना सारा पढ़ा, मतलब पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो डिस्कस किया ना अपन ने, ये सिर्फ पॉइंट नंबर 4 के लिए डिस्कस किया कि मुझे SPDF में पता चल जाए कि किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, किसका पुअरेस्ट होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज। चलो फिर पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पीरियडिक प्रॉपर्टीज, पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात। अब पीरियडिक प्रॉपर्टीज में जो वेरी फर्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। अब we know that we cannot calculate the exact value of atomic radius of any isolated मतलब सिंगल atom accurately. So accurately because atom do not have fixed boundaries. हम तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, do not have fixed boundaries. तो एटम की फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, राइट? Thus the atomic radius is calculated in bonded molecules or elements. तो अपन को ना बॉन्डेड फॉर्म में लिखना होता है एस। तो डिपेंडिंग कि भाई कौन सा किस टाइप से एलिमेंट है उस टाइप से उसका अपन को एटॉमिक रेडियस बताना होता है। तो जैसे कोवेलेंट रेडियस होता है, ये अपन कैलकुलेट करेंगे नॉन मेटल्स के लिए, फॉर नॉन मेटल्स बॉन्डेड इन अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा टाइप का रेडियस अपन कैलकुलेट करेंगे जिसको अपन मेटालिक रेडियस बोलते हैं, या फिर इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। क्रिस्टल रेडियस जो कि अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर मेटल्स और सॉलिड्स एंड सॉलिड्स, उसके लिए अपन क्रिस्टल रेडियस कैलकुलेट करेंगे। और एक और अपन कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड वंडर बोल्ट्स रेडियस। वंडर बोल तो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, उसने कैलकुलेट किया था इसलिए अपन उसको वंडर बोल्ट रेडियस बोलते हैं फॉर गैसेस। तो वंडर बोल्ट रेडियस अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर गैसेस। अपन सॉलिड्स के लिए ये तो कोवेलेंट रेडियस लिक्विड के लिए भी हो जाएगा, मेटालिक के लिए तो सॉलिड्स हो गया, और गैसेस के लिए अपन वंडर बोल्ट रेडियस। अब अपन देख लेते हैं कि भाई तीनों रेडियस को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपन कोवेलेंट रेडियस की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस मतलब जब कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड होगा, कोई भी दो एटम जब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तो अपन उसको कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपने पास एक एटम ऐसे, और कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी दूसरा एटम से, तो इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ना उसको अपन डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो विल गेट द रेडियस। तो अपन उसको रेडियस बता देंगे। तो भाई इसमें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसमें पर, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। तो अपन इसको
सो कोवेलेंट रेडियस होता है द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the two atoms when they are covalently bonded in a single bond. अब सिंगल बॉन्ड के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपको कि सिंगल बॉन्ड बोलो, क्योंकि भाई जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है तो जैसे एग्जांपल लेंगे अपन, तो एक एग्जांपल अपन ऐसे भी तो ले सकते हैं भाई, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। आप बताओ, दोनों सेम एटम है, तो अपन कहेंगे आपको अगर कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करना है तो सिंगली बॉन्डेड होंगे ना, जब उससे कैलकुलेट करूंगा इट्स कोवेलेंट। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी बात भी करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है, तो ये जो डी है ना, तो भाई आपने रेडियस तो ऐसे लिखा कोवेलेंट रेडियस d/2, भाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 किया, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो d फॉर H2 इज इक्वल टू होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अपन कहेंगे ठीक है, देयरफॉर R विल बी इक्वल टू 0.74 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, 0.37 आ गया। ये लो भाई रेडियस हो गया। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। D फॉर Cl2 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो फिर कहेंगे देयरफॉर ठीक है, रेडियस कैलकुलेट करना है तो उसका आधा बता दो, 0.99 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब भाई सिंगल बॉन्ड में क्या होगा ना, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो सिंगल ये अलग है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इसमें होता है भाई, ये वाला बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 सर ये जो आप लिख रहे हो ये क्या है वैल्यूज? ये वैल्यूज हैं बेटा, मतलब जैसे इसमें ना जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड होता है ना, तो ये वाला वैल्यू होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो ये वाला वैल्यू होता है। इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस लिख रहे हैं अपन d, तो रेडियस कितना होता है उसका आधा हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो। सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में? हाँ हाँ, मैंने आपको बोला था कि वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपन को गिवन होगा। सर आपने कार्बन का लिखा है, ये डी लिखा है कि आर लिखा है? जो मैंने ये वाला लिखा, 1.5। ये तो मैंने इसलिए लिखा कि भाई 3 देख, अगर डबल बॉन्ड होगा तो छोटा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड छोटा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है, तो ये तो सभी कार्बन कार्बन के बॉन्ड है। तो बताओ किससे कैलकुलेट करूं, तो अपन कहेंगे इस वाले से। क्यों? आपने डेफिनेशन में बार बार मेंशन किया कि जब एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाफ लेके बताना कोवेलेंट रेडियस। जब एटम के बीच में राइट सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका हाफ बताना कोवेलेंट रेडियस। तो सर ये डबल बॉन्ड के लिए आर का कुछ अलग फॉर्मूला होगा? नहीं, डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता ही नहीं, उससे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते डबल बॉन्ड। ओके सर। ठीक है। व्हेन हेटेरो एटम्स मतलब अलग अलग एटम्स when heteroatoms are attached, so when heteroatoms are bonded in a covalent bond, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे HCl है। अब HCl तो ऐसे होगा, फिर अपन कहेंगे अब बताओ सर, अब लिखते हैं हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, फिर अब नहीं लिख सकते,
ये तो तब था जब सेम एटम थे। भाई अब कैसे लिखोगे, इसका साइज और इसका साइज तो अलग अलग है ना। तो जब अपन को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसमें गिवन होगा ना, जैसे ये एटम ए है, एच है, और ये सीएल है, तो अपन कहेंगे इसमें ना अपन को रेडियस ऑफ एच भी गिवन होगा, रेडियस ऑफ सीएल भी गिवन होगा। मतलब अगर मुझे ये गिवन है ना, तो इसके साथ साथ इन दोनों में से भी किसी एक को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा, तब मैं आपको थर्ड बता सकता हूं। इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, ये बड़ा है, दोनों का रेडियस एक जैसा थोड़ी हो सकता है। अब इसमें एक और फैक्टर अपन को लिखना पड़ेगा। देख, एच और सीएल अगर है ना, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है, ये कम नॉन मेटेलिक है। तो इनमें ना एच और सीएल में, जैसे HCl को पानी में डालो तो ऐसे बनता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इनमें पोलैरिटी भी है बॉन्ड में। अगर ज्यादा डिफरेंस है ना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में, तो उनमें भी पोलैरिटी आती है बॉन्ड में। जैसे वाटर में होता है ना OH, तो दिस इज अ पोलर बॉन्ड। क्यों पोलर बॉन्ड? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तभी तो वाटर को अपन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाटर इज अ पोलर। तो फिर जब अपन कहेंगे देखो भाई, ये एक तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस, और इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन भी होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से भी ये थोड़े पास आ जाएंगे। तो वो अट्रैक्शन की वजह से जो पास आते हैं ना, उसको भी अपन को कंसिडर करना होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इन दोनों के रेडियस का सम अगर लेंगे तो 1.36 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका रेडियस हाइड्रोजन का भी लिखा हुआ है और सीएल का भी लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1.36 होना चाहिए। 1.36 होना चाहिए, लेकिन वो उससे थोड़ा छोटा होता है, बिकॉज इस अट्रैक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो डी जो होगा वो इन दोनों के सम से थोड़ा छोटा होता है, तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो अपन कंसिडर करेंगे और लिख देते हैं। अपन को वो अट्रैक्शन की वजह से इसमें माइनस करना होता है, बहुत छोटा वैल्यू है 0.09 एंड द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी अपन को कंसिडर करना होता है। तो वैसे तो इसका अब मैं यहां पर लिखूंगा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.0, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0। तो आप कहोगे सर ये वैल्यूज याद करनी है क्या? हाँ, तो अभी पढ़ेंगे ना अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपन पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसके डिफरेंस की, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 0.9 आएगा। मॉड लगाया मैंने ताकि आप पॉजिटिव ही लें, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो जो एक्चुअल अपने पास सम से जो आता है ना, मतलब इन दोनों का सम लेते हैं तो अपन को रेडियस मिल गया। रेडियस का सम डी होगा, डी रेडियस इसका और इसका सम कर लिया अपन ने, और इससे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो ये पास आएंगे वो ये फैक्टर है। तो अब अपन ना ज्यादा नहीं सोचते, हमें ये वैल्यू गिवन होगी, हमें रेडियस गिवन है, इसका रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे ये कंसीडर करना पड़ेगा। ये अपन को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताना है, तो दोनों के रेडियस दोगे तो सिर्फ सम करने से नहीं बताऊंगा, ये माइनस करके बताऊंगा, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फैक्टर आएगा। आप इस इक्वेशन को याद रखिए बस। और ये जो रेडियस है दे शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। ये जो इनके यूनिट्स होंगे वो एंगस्ट्रॉम यूनिट होंगे, तब अपन 0.09 करते हैं। अगर इनको अपन नैनोमीटर्स में लेंगे तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अपन एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करना आता है, सीखा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। दैट इज अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। अगर सेम एटम है तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बस सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। और अगर अलग अलग एटम है तो आप ऐसे करना पड़ेगा।
सेकंड अपन चेक करेंगे मेटालिक न्यूक्लियस। ये क्रिस्टल रेडियस। अब होता क्या ना, मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस, दीज आर सॉलिड, वो कंप्रेस तो हो नहीं सकते, ना ही उसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो होता क्या है क्रिस्टल रेडियस में कि जो एटम्स होते हैं ना, मेटल एटम्स, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती, तो इससे लेके इसके न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करो। आप किसी सॉलिड में ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और इस डिस्टेंस का हाफ ले लो, तो इट विल बी द मेटालिक रेडियस। सो ये एक्चुअल में डेफिनेशन को फॉलो करेगा, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर मतलब इसका न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिस्टेंस between the two atoms in the solid, that is called metallic or crystal radius। इसका रेडियस सीधा x/2 लिख लेंगे अपन। वैल्यूज अपन को लिखने की जरूरत नहीं, कितने एटम का वैल्यूज याद रखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब मेटल, जितने भी मेटल्स हैं सभी के मेटल। Third is van der Waals radii. Van der Waals radii. For gases, according to him, van der Waals is a name of scientist. According to van der Waals, any particle can remain in gaseous state. In gaseous state, if it occupies the space occupies 4 times of volume, 4 times of volume than its actual volume। मतलब कोई भी पार्टिकल, जैसे मेरे पास ये 2 पार्टिकल है, मैं यहाँ पर बना लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि अपन को क्या करना है, क्योंकि उसमें अपने दिमाग में काफी चीजें आएंगी। तो अपन कहेंगे मान लो एक पार्टिकल ये है, ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, तो ये गैसियस स्टेट में तभी रहेगा जब इसके इस रीजन में इसके 4 टाइम्स वॉल्यूम जो है ना, ये इसका 4 टाइम्स वॉल्यूम, इस रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल ना आए, ये एक्चुअल वॉल्यूम है। दूसरा पार्टिकल अगर उसी में, मतलब अपन कहेंगे दूसरा पार्टिकल ये है, तो इसको भी ऐसे होना चाहिए, इतने दूर होना चाहिए मिनिमम। मतलब कोई भी पार्टिकल, 2 पार्टिकल, ये अपने 4 टाइम एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ये भी 4 टाइम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो ये गैसियस स्टेट में रहेंगे। और 4 टाइम से अगर कम हुआ तो कोई बात नहीं, वो लिक्विड में आ जाएगा। उससे कम करो तो लिक्विड होगा, तो फिर van der Waals रेडियस थोड़ी कम करेगा। और अगर 4 टाइम से ज्यादा हुआ तो ना, तो भी गैस में रहेगा। भाई हमने तो ये लिमिट बताया था आपको कि भाई 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए। So according to van der Waals radii, any particle can remain in the gaseous state if it occupies 4 times of the volume than its actual volume. Less than that, it will convert into liquid. More than that, it will remain in the gaseous state. तो ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई हमको कैसे अज्यूम करना है, व्हाई यू हैव रिटन दैट, क्योंकि वो लिमिट है। और ये गैसियस स्टेट में अपन एक चैप्टर का पूरा
आधा पार्ट इसके एक्सप्लेनेशन में, चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे जिसमें आधा पार्ट मतलब आधा चैप्टर पूरा इसी के एक्सप्लेनेशन है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेते हैं। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेते हैं एंड दैट इज, तो इसको अपन y ले लेते हैं और क्या। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होगा, y/2 होगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। Distance between the particles of distance between the particles of gases, particle of gases. So इसको अपन कहेंगे that is wonderful radius. Radius will be equal to y. अब इसको देख के तो अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है, therefore I can say that साइज के लिए अगर अपन चेक करें तो वंडरवॉल रेडियस, रेडियस जो होगा किसी भी पार्टिकल के लिए वो बड़ा ही होगा देन मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस बड़ा ही होगा देन कोवेलेंट रेडियस। ऑब्वियसली बात है, रेडियस वो क्यों कि देखना इसमें तो पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, इसमें पार्टिकल आपस में टच करते हैं, और इसमें तो कॉमन भी हो जाता है बहुत सारा पार्ट और पास हो जाता है, ये तो सबसे छोटा हो गई होता है। तो वंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है, मेटेलिक रेडियस से मेटेलिक रेडियस बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से। तीन टाइप के रेडियस है, हमें इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, उसके लिए तुमने ये सारा पार्ट पढ़ा, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अपन लिखते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के वेरिएशन की बात करूंगा तो अपन कहेंगे देखो भाई, एटॉमिक रेडियस decreases from LHS to RHS, RHS in a period because Z effective increases, Z effective increases। ये कभी कभी इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ना मैं एरो भी यूज करूंगा, ठीक है ना, ऐसा इंक्रीजेस। तो सेम शेल में अगर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो अपन को पता है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस ना, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 into n square by 7। पीरियड का नंबर सेम है, मतलब n का वैल्यू सेम है, लेकिन अगर z बढ़ेगा तो रेडियस छोटा होगा, वो तो पहले से पता है। टॉप टू बॉटम and radius increases from top to bottom because number of shell increases। तो अपन कहेंगे शेल इंक्रीज होता है तो z भी तो डिक्रीज, z भी तो इंक्रीज होता है उसमें, लेकिन n में स्क्वायर है और z में स्क्वायर नहीं है, n में स्क्वायर है z में स्क्वायर नहीं है। In a period the smallest size will be of noble gases and smallest size will be of
अगर अपन चेक करेंगे ना, स्मॉलेस्ट साइज विल बी ऑफ हैलोजेंस। आप देख लो, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हो या थर्ड पीरियड की बात कर रहे हो या फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हो या फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हो, लाइक दैट। एंड लार्जेस्ट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों? क्योंकि इनके लिए वंडर वॉल रेडियाई कैलकुलेट करोगे भाई, गैसेस के लिए तो ये कैलकुलेट करोगे ना। तो किसी भी शेल में अपन अगर चेक करेंगे तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? हैलोजेंस का। क्योंकि अगर अपन नोबल गैसेस को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा अल्कली मेटल का और छोटा साइज होगा हैलोजेंस का। लाइक दैट वी कैन राइट, लाइक दैट वी कैन राइट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज यस देख लो भाई, लिख लो तुम लोग पहले, फिर अपन हो गया सर। नेक्स्ट पेज में अपन चेक कर सकते हैं भाई, एटॉमिक रेडियस वगैरह चेक करो आप फॉर द नेक्स्ट पेज। क्या लिखेंगे अपन? तो अपन नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नाउ वी कैन राइट दैट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन। अगर नोबल गैसेस नहीं है तो अल्कली मेटल से हैलोजेंस तक डिक्रीज होता है, लेकिन फिर वंडरवॉल गैसेस के लिए अपन को वंडरवॉल रेडियाई, वो नोबल गैसेस के लिए वंडरवॉल रेडियाई कैलकुलेट करना है, इसलिए अपन ने उनको लार्जेस्ट लिखा क्योंकि वो गैसेस के लिए। अब अपन वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन इन अ पीरियड लिखते हैं। वेरिएशन, तो अगर अपन एक पीरियड के वेरिएशन की बात करें कि देख भाई, अगर मान लो अपन एटॉमिक रेडियस और अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अपन एक एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं अपने पास एटॉमिक रेडियस है, हटा ही लेते हैं यार। तो एक अपन को ऐसे लिखना है, इधर एटॉमिक, एक ग्राफ से देख लेते हैं और फिर अपन वैसे, मतलब देखो वैसे तो अपन ने लिख लिया है, थोड़ा ग्राफ का वेरिएशन देखेगा तो और भी अच्छा होगा, तो वेरिएशन समझ में भी आएगा, अच्छा ऐसे कैसे करना है, तो ग्राफ में थोड़ा याद भी रहता है। एक बार एक पीरियड और एक ग्रुप के लिए अपन ने लिखा हुआ है, तो चलो अपन एक बार यहाँ पर वेरिएशन है ना पीरियड लिख लेते हैं। सो वेरिएशन इन अ पीरियड, यहाँ पर लिखते हैं अपन एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर्स में लिख लेते हैं, और यहाँ पर अपन z लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ भी अपन लिख लेते हैं एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर्स, यहाँ पर z लिख लेंगे। अब अपन बात करते हैं सपोज सेकंड पीरियड की। तो सेकंड पीरियड में ना वेरिएशन ऐसा है, रिजर्व वेरिएशंस, इधर लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर होगा फ्लोरीन। बेरिलियम इज 153, नहीं लिथियम, लिथियम के लिए अपन कहेंगे 153। अब वो पिकोमीटर नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वो ग्राफ में ज्यादा हचपच नहीं होना चाहिए, अपन को साफ साफ दिखना चाहिए बस, और कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये होता है 152, ठीक है ना, ये होता है 152। बाकी अपन चेक करेंगे तो वी कैन राइट दैट लिथियम का बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे। दिस इज बेरिलियम है, अपने बोरॉन ही लिखा है, ये भी बोरॉन, ये 111 होगा, ये 88 होगा। कार्बन अभी अपन ने 1.54 लिखा था, तो 154 डिवाइड बाय 2 मतलब 87 होगा।
बहुत कम चेंज आया है ना, 154 लिखा था मैंने, और डिवाइड करूंगा तो कितना 77 हुआ यार, 87 कैसे हुआ? अरे तो मैं बोल भी नहीं रहा यार, बिल्कुल चुप थे। 77, ये 74 होगा, और उससे ज्यादा ही होगा 74 से, इट विल बी अराउंड 74 से थोड़ा ज्यादा ही होता है। और दिस विल बी अराउंड, अपन कहेंगे अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये 72 के आसपास, ये 73 के आसपास। यहाँ वेरिएशन भी बहुत कम आ रहा है, देखो ये पिकअप। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इधर तो बड़ा जल्दी चेंज हो रहा था, इधर बहुत कम चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? तो अपन कहेंगे देख, लिथियम मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट कर रहा है, बेरिलियम भी मेटल है, लेकिन बोरॉन के बाद क्या हो गया, वो ऐसे होना शुरू हो गया, और साइज भी छोटे हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर साइज भी छोटा होता जा रहा है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता जाएंगे, छोटे होता जाएंगे। फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज छोटा होता है ना, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी छोटा होता जाएगा। और नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती जा रही है, उधर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, उधर क्रिस्टल रेडियस था, दैट्स व्हाई। तो अपन एक वेरिएशन इन द ग्रुप ले लेते हैं, इन ग्रुप की बात करते हैं। अब अपन को पता है, आप एलिमेंट लिखो, मैं ग्रुप बताऊंगा। तो अगर सपोज अपन एक, तो अपन लिख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हो गया अपने पास। और एक हेलोजेंस को भी ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हेलोजेंस में। अब अगर अपन चेक करेंगे ना, इनके साइज चेक करते हैं, तो लिथियम तो आपने अभी बताया था मुझे 152, ये लिख लिया मैंने 152। सोडियम की अगर बात करेंगे तो 186, और पोटेशियम 231, 244 और 254 या 262 के आसपास, 260 के आसपास, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब वैल्यूज उतने याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये ग्राफ जरूर अपन को याद रहेंगे। अब अपन कहेंगे फ्लोरीन, वो तो लिखा ही है 72, और क्लोरीन आपने बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्लोरीन 99, आयोडीन 133, और ये 114। अब अगर अपन से कहेंगे बताओ लिथियम का साइज बड़ा होता है या आयोडीन का साइज बड़ा होता है? लिथियम का, देख लिखा तो है आपने, वो क्या पूछ रहे हो, लिखा तो है ये रेडियस, आप इसलिए तो लिख रहे हो वैल्यूज, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। ऐसा क्यों? लिथियम तो, आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें तो बहुत सारे शेल होंगे, इसमें तो 5 सेल होंगे, और इसमें तो दूसरे ही शेल होता है बस। वो इसलिए ना कि इसका मेटेलिक रेडियस होगा, इसका कोवेलेंट रेडियस होगा, बड़ा तो है लेकिन कोवेलेंट रेडियस। फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज छोटा भी होता है, शेल तो बड़े लेकिन साइज छोटा भी होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, इसलिए उसका साइज छोटा होता है। तो ये अपन ने इसलिए थोड़ा सा एग्जैक्ट साइज लिखा ताकि अपन को वेरिएशन थोड़ा सा पता रहे, अपन को वेरिएशन का आइडिया रहे, तो आपको थोड़ा आइडिया रहे। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये तो इसलिए ज्यादा इधर इसलिए मतलब वैसे आया, बहुत कम चेंज आया बिकॉज दीज आर नॉन मेटल्स, और वहां पर मेटल्स थे। ये मेटल्स थे, एक मिनट रुको।
हेलो, Yes, sir. एक्चुअली ना वैक्सीनेशन के लिए फोन आया था कि आपका क्या हुआ, इसलिए मैंने कहा 1 मिनट रुकते हैं। एक्चुअली वो अब बच्चों के साथ यही होता है ना कि क्लास में जैसे पढ़ रहे हैं ना अपन, तो मैंने कहा कि भाई यार मेरा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, तो किसी बच्चे ने कहा सर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा आपका, ऐसे कैसे हो सकता है, आप बोलो कहाँ लगवाओगे वैक्सीन, कब जाओगे, किस जगह लगवाना चाहोगे। तो उसकी मॉम जो है वो पूरा इंचार्ज है वैक्सीनेशन की। तो मैंने कहा बोले आप टीचर हो, आपको तो लग ही जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगा। तो उसने फटाफट फिर, इसलिए तो ना 10 मिनट में जाके लगवा के आया, इस टाइप से हो गया। तो वो हेल्प हो जाती है एक दूसरे से। अभी तुम लोग भी ना धीरे धीरे अगर ऑफलाइन होते हैं ना तो फिर एक दूसरे के काफी हेल्प करते हैं। तो अभी डाउट्स भी ऑफलाइन करते हैं ना तो काफी हेल्प करते हैं स्टूडेंट आपस में। हम लोग भी वही करते हैं कि भाई स्टूडेंट को भी अगर पता चल जाए कि कोई हेल्प चाहिए तो फटाफट फिर कर देते हैं। तो वैसे ही हुआ एक दिन क्लास में ही मैंने बोल दिया यार वैक्सीन नहीं मिल रहा मुझे, तो बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा, हम लोग किस काम आएंगे। तो इसलिए तो गया 20 मिनट्स में वैक्सीनेशन हो गया मेरा, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। मैं गया 1-2 बार, नहीं मिला मुझे, शुरू में मैं गया था 1-2 बार, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मिल गया मुझे। हाँ सर। चलो ठीक है। सर पनवेल में क्या? हाँ पनवेल में, वो है ना मतलब ये पार्थ चंदक, तो मैडम चंदक जो है वो पूरा पनवेल के इंचार्ज है वैक्सीनेशन के। तो पार्थ पढ़ता है, इसलिए उसको ना संडे को हम लोग, इसलिए तो पनवेल में ऑफलाइन डाउट क्लास कर लेते हैं हम लोग, उसको बुला लेते हैं पार्थ को और साथ बिठा देते हैं कि अगर बीएमसी वाले आए तो इसकी मॉम संभालेगी सब। तो ऑफलाइन डाउट इसलिए तो लगा लेते हैं पनवेल में, और बाकी जगह लगाना मुश्किल होगा ना क्योंकि कोई ऐसा मिलना चाहिए ना जिसको बिठा के अपन बोले कि भाई इनको भी लेकर चलो जहां भी ले जाओगे, है ना। तो वो पार्थ को बुलाते हैं पहले हम लोग कि तुम बैठो पास में, तुम्हें जो डाउट पूछना है पूछो, लेकिन तुम बैठो यहाँ। तो बाकी सारे बच्चे भी उसको खींच के लेके आते हैं कि चल बैठ यहाँ पर, ठीक है। चलो बोलते हैं। तो हाँ वेरिएशन की बात कर रहे थे। अब इसमें अपन कहेंगे सर वो तो ठीक है, ये भी अपन को समझ में आ गया, ये नॉर्मेटल भी समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो भाई अगर इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज ही होता रहता ना ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसा क्यों हो गया, ये समझ में नहीं आया। पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम और सीजियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, ऐड करो भाई 18, 36 पर 37, ऐड करो 32, तो अपन कहेंगे 69। पता क्या होगा, इसमें 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो शेल तो बड़ा, लेकिन इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर। तो न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया, ज्यादा। तो साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाया। भाई शेल तो बड़ा, लेकिन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो साइज छोटा भी हो गया। इसलिए शेल तो बड़ा, लेकिन रेडियस में ज्यादा चेंज नहीं आ पाया, वही रीजन है। इसमें तो और एक और, इसमें तो 3D10 आएगा, इसमें तो 3D10 भी आएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 4D10 भी आएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसमें तो और भी डी इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए साइज तो बढ़ा, मतलब एक शेल तो बढ़ा है मैंने इसमें, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होने की वजह से उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए, इसलिए साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाया। इधर भी यही रीजन, ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ p ऑर्बिटल्स, इसलिए तो तुमने स्क्रीनिंग पढ़ा। देखो साइज तो बढ़ रहा है लेकिन इधर वेरिएशन नहीं आ रहा है, इधर तो आप जल्दी जल्दी बढ़ा रहे थे, इधर तो नहीं बढ़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि डी ऑर्बिटल आ रहा है, इनमें कहीं डी ऑर्बिटल नहीं होता, उनमें डी होता ही नहीं ऑर्बिटल, तो सेकंड पीरियड है, डी ऑर्बिटल होता ही शुरू है थर्ड पीरियड से, इसलिए नहीं हो रहा है। सो दिस लेस वेरिएशन है ना, द राइट ना, स्मॉल इंक्रीज इन साइज after potassium to rubidium and rubidium to cesium is due to the presence of d orbital electrons in inner shells, which has poor screening effect. इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो पुअर होगा, सो इसकी वजह से उनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आ पाया। दैट वाज द रीजन। मेरे ख्याल से अपन को क्लियर हो गया होगा कि क्यों वो वेरिएशन अच्छा नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब अपन ने वेरिएशन देखा, ग्रुप में भी देखा, पीरियड में भी देखा, अब एक बार अपन थोड़ा और स्पेसिफिक चलते हैं वेरिएशन में। डी ऑर्बिटल का इफेक्ट भी समझ में आ गया, अगर एफ होता तो और भी कम होता, हो सकता है इक्वली हो जाते, अगर एफ वगैरह कुछ होता तो एलिमेंट ही इक्वल हो जाते। चलो देखते हैं। अब ना अपन थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके चलते हैं, और स्पेसिफिक का मतलब है अपन पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं, अब मतलब छोटा छोटा बात करते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि एस का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो होता नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी अच्छा होता है। सो देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन साइज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, देयर इज a regular decrease in size. अब एफ एस ऑर्बिटल दो ही तो होते हैं, अब दो ही होते हैं तो रेगुलर इंक्रीज इन साइज लिख देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दो ही तो होते हैं एस ऑर्बिटल, एक अल्कली मेटल और एक अल्कलाइन मेटल, बस। लेकिन अपन एक बात लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने ऐसे लिखा ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे नाइट्रोजन, लाइक दैट। सोडियम, पोटेशियम, इधर सोडियम के बाद अपन लिखेंगे मैग्नीशियम, पोटेशियम नहीं लिखते हैं, बस यहाँ लिखते हैं। सो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे। पता क्या होता है, जैसे अब एक मैं बस अंदाजा बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट हो जाएगा, मैं तो आपका अंदाजा बता रहा हूं। अगर अपन वैल्यूज चेक करें ना, तो इधर से इधर एक शेल तो बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, लेकिन इधर से इधर साइज डिक्रीज होता है, इधर से इधर साइज इंक्रीज होता है, इधर से इधर डिक्रीज होता है। तो इधर से इधर साइज बढ़ेगा तो शेल बढ़ा, और इधर से इधर डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने से जो मैग्नीशियम का साइज है ना, वो ऑलमोस्ट, मतलब बढ़ा ही होगा इससे, लेकिन ऑलमोस्ट इसके बराबर आ जाता है। अच्छा, मतलब इधर से इधर साइज बढ़ गया और इधर से इधर गया तो छोटा हुआ, तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाए। हाँ, ऐसा होता है। तो सर यहां तो एक शेल पूरा बढ़ाया था आपने, और यहां तो आपने सिर्फ एक ग्रुप को इधर शिफ्ट किया और आपने साइज एकदम मतलब ऑलमोस्ट इक्वल बता दिया। हाँ, ऐसा हो जाता है, तभी तो अपन पढ़ते थे
there is a diagonal relationship between the beryllium and aluminium, lithium and magnesium, and the boron and silicon. डायगोनल रिलेशनशिप यही होता है, बस इधर जाके नहीं होता डायगोनल रिलेशनशिप. द रीजन इज बिकॉज ये नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल और मेटल के बॉन्डिंग में बहुत डिफरेंस होता है. ये नॉन मेटल्स है, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं. व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब जो ये करेगा वो ये करेगा, या जो ये करेगा वो ये करेगा. अपन ने पढ़ा भी है. अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे बाइकार्बोनेट लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि अल्कली मेटल के सॉलिड में. लेकिन लिथियम का बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है. रीजन, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा, बाकी सबसे अलग बिहेव करता है. पीरियोडिक टेबल में जो सभी पीरियड का, सभी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, वो डिफरेंट बिहेव करता है बाकी एलिमेंट से, उस ग्रुप के एलिमेंट से. और लास्ट एलिमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेगा उस ग्रुप के एलिमेंट से. मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंच. तो ये तो नॉन मेटल है, इसको हटा दो. इसकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे डिफरेंट होती है. लेकिन सर है तो वो अल्कली मेटल, फिर आप डिफरेंट क्यों बता रहे हो? प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट is different than other. Due to absence of d orbitals. सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है, सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे अलग होती है. और लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसलिए अलग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल. सभी ग्रुप्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी अलग इसलिए क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है, और लास्ट एलिमेंट की इसलिए अलग है क्योंकि उसमें f ऑर्बिटल्स है. इसलिए जब भी अपन बोलते हैं ना इसमें कि बताओ ये जो अल्कली एलिमेंट्स है, ये तो नॉन मेटल है, इसको तो हटा देंगे, कोई वो नहीं है, ये तो नॉन मेटल है. अल्कली मेटल में सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, तो अपन कहेंगे बिल्कुल होंगी, लेकिन लिथियम की अलग होगी बाकी सबसे. रीजन, क्योंकि लिथियम वही करेगा जो मैग्नीशियम करेगा. जो ये करेंगे वो लिथियम नहीं करेगा, लिथियम वही करेगा जो मैग्नीशियम करेगा. उसका डायगोनल रिलेशनशिप है. तो इसलिए अपन कहते हैं कि अगर मुझे किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है तो उसके थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना. इसकी प्रॉपर्टीज इन सब के जैसी होंगी. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. मतलब सभी ग्रुप में जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. वो एलिमेंट सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. आपको जो 74 से 85 तक मैंने पढ़ने के लिए दिया है ना, उधर ये सब आएगा. डायगोनल रिलेशनशिप, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इस टाइप से आएगा. ये सब पूछेंगे. अब वो सब पार्ट मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया यार, सबको ग्रुप वाइज तो पढ़ाना ही है आपको. फर्स्ट ग्रुप पढ़ाओगे, सेकंड ग्रुप पढ़ाओगे, थर्ड ग्रुप पढ़ाओगे, सब तो पढ़ाओगे आप. बता देना था क्वेश्चन, पूरा थ्योरी तो है, क्वेश्चन पूछ लेना. तो उधर ये सब लिखा होगा. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है, नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब वहां पर लिखा होगा. इसलिए मैंने कहा आप पढ़ो, डाउट्स होगा तो पूछोगे. तो लेकिन साइज में कोई वेरिएशन नहीं. अपन तो अभी साइज पढ़ रहे हैं, साइज में कोई वेरिएशन नहीं. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा.
LHS से RHS S ब्लॉक में साइज डिक्रीज होगा, कोई वेरिएशन, देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन, रेगुलर इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम LHS टू RHS। इससे इसका साइज बड़ा होगा, इससे इसका साइज बड़ा होगा, इससे S ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डिक्रीज इन साइज फ्रॉम LHS टू RHS। अब कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं LHS टू RHS। अब बात करूंगा मैं P ब्लॉक की। S ब्लॉक में कुछ था ही नहीं, दो ही तो ग्रुप थे। P ब्लॉक की बात करते हैं, तो इसको अपन A लिख लेते हैं, पॉइंट 4 में है, B करते हैं अपन P ब्लॉक। P ब्लॉक में अपन को पता है वो राइट हैंड साइड में जिनमें आपने नॉर्मेटली लिखा था, तो मैं यहां पर लिखूंगा जनरली द साइज decreases from LHS to RHS, LHS to RHS, लेकिन नोबल गैसेस मैक्सिमम है एंड it decreases from top to bottom। तो अपन कहेंगे ठीक है, लेकिन अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, आपने यहां तो जनरली वर्ड यूज नहीं किया था, ये क्यों यूज किया, इसको हटाओ अगर रेगुलर वेरिएशन हो तो। अब ये लिखा है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ करने वाले हो, नहीं तो आप ये नहीं लिखते, तो उसकी क्या जरूरत थी लिखने की। तो देखते हैं क्या लिखा, नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ, चले नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आप लोग लिख लो, यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो। डन सर। ठीक है, अब ना पता क्या होता है, इन 13 ग्रुप में आपने लिखा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम लिखा आपने। इधर जिंक होता है, इधर जर्मेनियम होता है, इधर कैडमियम है, इधर मरकरी है, टिन और लेड है। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, ये वाले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट। और इस वाले पार्ट में एक्चुअली क्या है ना कि आपने इस वाले पार्ट में ये सर्किल कर रखा था जब आपने पीरियडिक टेबल रखा। अब होना क्या चाहिए कि अगर अपन साइज लिखेंगे ना, तो साइज ऑफ बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम इज लेस देन इंडियम इज लेस देन थोरियम, भाई ये होना चाहिए साइज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, बट होता है ऐसे, बोरॉन लेस देन गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन इंडियम लेस देन थैलियम, मतलब यहाँ पर चेंज आ रहा है, होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इससे पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, मतलब साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्जर देन गैलियम। आप ये बता रहे हैं, मतलब साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्जर देन गैलियम, और गैलियम ऊपर है, छोटा है इससे एल्यूमिनियम से, जबकि इसमें शेल बढ़ रहा है।
So size of aluminum is greater than gallium due to presence of d orbital electron in gallium. गैलियम में डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाए भाई, इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D10 आता है, तो इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से ये D10 आएगा, P1 आएगा, 4p1। तो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होने से इसके वैलेंस शेल न्यूक्लियस में ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे कि शेल तो बड़ा लेकिन अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया, क्योंकि डी हैज पुअर स्केलिंग, इसलिए वो साइज छोटा हो। So d orbital electron in the gallium which has poor scaling effect, poor scaling, जिसकी वजह से साइज छोटा हो गया। एक बात और, इसमें ना इस ग्रुप में अपन को पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो, we know that electropositive character in a group increases from top to bottom, from top to bottom, but in 13th group aluminum is most electropositive, मतलब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टीएल से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है मेटालिक कैरेक्टर, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम का है। तभी तो तुम्हें याद होगा ना, ट्रस्टेबल सीरीज में अपन क्या लिखते थे, 1A ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक। आपने पूरा ग्रुप तो नहीं लिखा, एल्यूमिनियम लिखा बस। फिर पहले अपन लिखते हैं फ्लोरीन, उसके बाद लिखते हैं फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और उसके बाद हाइड्रोजन लिखा अपन ने ट्रस्टेबल सीरीज में, क्योंकि एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उस पर ट्रस्ट अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट वाज द रीजन। ये पार्ट अपन ने जब आपको मैंने पीरियड टेबल बताया था तो सर्किल लगाने का रीजन यही था कि ध्यान देना भाई, इनके साइज भी इसका साइज बड़ा होता है इससे, और ये ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इस पीरियड का। इसलिए मैंने आपको सर्किल लगा के बताया। ठीक है, ये आपका 13। अब अपन बात करेंगे डी ब्लॉक के लिए। अब पहले अपन एफ ब्लॉक की बात करते हैं, फिर अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में ज्यादा डिस्कशन है, डी ब्लॉक एलिमेंट मुझे पूरा पेज चाहिए उसके लिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट, देयर इज नो एक्सेप्शन। आपने कहीं एफ ब्लॉक में सर्किल नहीं लगाया था, डी में लेकिन काफी सर्किल थे, इसलिए मैंने उससे कहा there is a regular decrease in size, decrease in size from LHS to RHS in lanthanides as well as in actinides. मतलब देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन साइज, देयर इज नो एक्सेप्शन। अपन को लिखने की जरूरत नहीं एक्सेप्शन, अपन कहेंगे भाई यहाँ पर एटॉमिक रेडियस लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर लिखो, तो ऐसे वो देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज। यहाँ सीरियम है लैंथेनाइड के लिए, यहाँ पर लूटेशियम है,
बीच में गैडोलिनियम लिख लो आप। दिस रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनाइड इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। द रेगुलर डिक्रीज इन साइज of lanthanides is called lanthanide contraction। और ये रेगुलर डिक्रीज इन साइज क्यों हो रहा है? बिकॉज अंदर एफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एफ इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ा के, उसका साइज रेगुलरली डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप एफ में ऐड कर रहे हो वो स्क्रीन कर ही नहीं सकता, लेकिन न्यूक्लियस में तो चार्ज ऐड कर रहे हो ना, तो एफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें जिनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, एफ के इलेक्ट्रॉन उसको स्क्रीन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो रेगुलर डिक्रीज होगा साइज में। अब अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं। द डी ब्लॉक सर पिछला पेज दिखाओ ना। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये ले भाई, अब अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं। डन सर। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वी नो दैट व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट में एक तो 3D एलिमेंट्स होते हैं, 4D एलिमेंट्स होते हैं, 5D एलिमेंट्स होते हैं और 6D एलिमेंट्स होते हैं। 4D एलिमेंट्स, 3D एलिमेंट्स अपन ने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इस टाइप से लिखा, कॉपर एंड जिंक। इटरबियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, जिरकोनियम, हाफेनियम, रफेनियम। और इधर जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, नबीबियम एंड एनबी होता है, एंड टेंटलम, नबीबियम एंड टेंटलम। कॉपर में ये सिल्वर, गोल्ड लिखा हुआ है अपन, और यहाँ पर कैडमियम और मर्क्यूरी। हम सबको पता है कि इधर आप 14 लैंथेनाइड्स भी लिखने वाले हैं और 14 एक्टिनाइड्स भी लिखने वाले हैं। जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो 4F एलिमेंट्स होते हैं, और जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो 5F एलिमेंट होते हैं। ये अपन को पता है। अब एक बात अच्छे से अपन जानते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम यहाँ से रेगुलर साइज में डिक्रीज होगा। अब उसमें भी साइज वेरिएशन देखते हैं, साइज वेरिएशन। खुद भी ऐसे बोलते हैं और उनके डॉगीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें ना साइज वेरिएशन लिखते हैं अपन। वैसे थोड़ा और बड़ा बनाना था अपन को, लेकिन इसको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। तो अपन कहेंगे स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया,
वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, Fe हो गया, CO, Ni, कॉपर एंड जिंक, ये हो गया। अब अगर अपन देखेंगे ना तो सर जैसे आप बना रहे हो इधर तो आप ऐसे लग रहा है कि भाई इनका साइज नियरली सेम और कॉपर का साइज बड़ा है निकल से, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है, दिख क्या रहा होता ही, और जिंक का साइज तो इससे भी बड़ा है कॉपर से। तो साइज जो है ना जो आपने लिखा वो Fe का साइज नियरली आपने सेम लिखा कोबाल्ट से, और कोबाल्ट का साइज नियरली सेम लिखा आपने निकल से, और निकल का साइज जो है वो छोटा लिखा आपने कॉपर से। यही दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज इन साइज नहीं आ रहा, रेगुलर डिक्रीज इन साइज आना चाहिए। आपने तो लिखा LHS से RHS की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, बट डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो फिर ये कांस्टेंट क्यों होता है ऐसे? भाई ये तो वेनेडियम अपन को दिख रहा है कि आपने यहाँ पर वेनेडियम लिखा है, वेनेडियम क्रोमियम ऐसे लिखा आपने, तो ये ऐसे डिक्रीज क्यों नहीं होता है ऐसे? जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे पता है, ये D1 है, ये D2 है, 3D2, ये D3 है, ये D5 है, ये D6, ये भी D5 है, ये D6 है, ये D7 है, और ये D8 है, और ये D10 है, ये भी D10 है। कोई एक्सेप्शन है कॉपर एंड क्रोमियम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो साइज का वेरिएशन है वो देखते हैं। अब देख डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो सपोज करते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऐसे होगा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 21, तो अपन लिखेंगे 3D1 4s2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन कहेंगे देखो सर यहाँ स्कैंडियम इज D1, मतलब आप जो यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 4s हो गया और ये D इलेक्ट्रॉन, ये D हो गया ऑर्बिटल्स। तो इधर एटॉमिक नंबर इसका 21, मतलब 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, हाँ तो टाइटेनियम हो जाएगा, तो इधर 22 हो जाएगा। एक और ऐड किया तो हाँ 23 हो जाएगा, एक और ऐड किया तो 24 कर दूंगा इसको, एक और ऐड करूंगा तो 25 कर दूंगा इसको। ये 25 हो गया। अब मैंने एक और ऐड किया तो 26 हो गया, मैंने एक और ऐड किया तो 26 हो गया, एक और ऐड किया तो 26 हो गया। अब अपन कहेंगे सर जब 26 हो गया तो ठीक है, आपने यहां से यहां डिक्रीज तो किया, थोड़ा सा डिक्रीज, लेकिन जब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 27 हुआ, इधर 27 हुआ, लेकिन डी ऑर्बिटल ऐसा, मैंने 27 ऐसे किया, लेकिन आपने साइज नहीं बढ़ाया, ऐसे क्यों हुआ? क्या ना कि न्यूक्लियस में तो 27 प्रोटॉन थे, लेकिन जब डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना अपन ने D7 लिखा है। हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि बताओ दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो ज्यादा रिपल्शन होगा या अलग अलग ऑर्बिटल में तो ज्यादा रिपल्शन होगा? तो अपन कहेंगे एक ही ऑर्बिटल में। रिपल्शन क्यों? आपने तो कहा था कि एक ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो मैंने पेयर्ड कहा था। पेयरिंग का मतलब है कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गए, ये मैग्नेटिक स्पिन इसका अप स्पिन है तो इसका डाउन स्पिन हो गया, इसलिए इनके मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल हो गए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इनके चार्ज कैंसिल हो गए, चार्ज तो होंगे इनके, मैंने चार्ज कैंसिलेशन कभी नहीं कहा कि उसका चार्ज कैंसिल हो गया। तो चार्ज कैंसिलेशन नहीं होता, तो अलग अलग अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो नेगेटिव चार्ज में ज्यादा रिपल्शन होगा, अलग अलग ऑर्बिटल में तो कम रिपल्शन होता है। इसलिए तो बोलते हैं अपन की पेयरिंग तभी करना जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में आ जाए, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में आने का मतलब है अभी उनमें आपस में रिपल्शन शुरू नहीं हुआ,
एक ही ऑर्बिटल में रखोगे तो रिपल्शन शुरू होगा। भाई इन दोनों और इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों नहीं रखवाते? भाई ऐसे रख दो, क्या प्रॉब्लम है, पेयर तो है, क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज कैंसिल नहीं होगा। इनका नेगेटिव चार्ज ज्यादा, आप आस पास होंगे तो नेगेटिव चार्ज रिपल्शन ज्यादा होगा ना, अगर अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक होगा तो रिपल्शन कम होगा। इसलिए अपन कहते हैं कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए पेयरिंग नहीं करना, क्योंकि जैसे ही पेयरिंग शुरू होगी उनमें आपस में रिपल्शन भी बढ़ेगा। अब डी ऑर्बिटल में क्या हुआ, हमने न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो बढ़ाया 26 से 27, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो भी बढ़ गया। तो प्रोटॉन बढ़ने से साइज तो छोटा हुआ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन से क्लाउड बढ़ गया। जैसे अपन पढ़ रहे थे ना कि दो इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन भी होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ाया मैंने 27 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आना शुरू हो गए ना जब पेयरिंग शुरू होगी, तो जैसे इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग शुरू हुआ तो उनका रिपल्शन भी डोमिनेट होना शुरू हो गया, कंसिडर होना शुरू हो गया, इफेक्टिव होना शुरू हो गया। तो अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज छोटा हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वो बढ़ गया, तो साइज जो था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। मैंने फिर इसमें 28 प्रोटॉन किए और 28 इलेक्ट्रॉन निकल के लिए, लेकिन 28 प्रोटॉन से साइज तो डिक्रीज हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से बढ़ भी गया। सेम फॉर हियर, जब मैंने यहां पर किया ऐसे 29 किया प्रोटॉन तो कॉपर आ गया। अब कॉपर में तो बढ़ गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? हाँ, तो कॉपर में तो आपने क्या किया कि 29 में इधर पेयरिंग तो हुआ, तो इसके बढ़ने से साइज डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से थोड़ा साइज इंक्रीज भी होगा जैसे बाकी सब में हो रहा। लेकिन कॉपर में तो आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल देते एक्स्ट्रा, वो 4s1 D10 कर लेते हो ना एक्स्ट्रा, तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ गया। अभी तक तो ये हो रहा था कि एक प्रोटॉन डाल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, लेकिन अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक प्रोटॉन डाल, तो रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट हो गया, तो साइज बढ़ गया कॉपर। तो अपन कहेंगे देख भाई, as the pairing start in the d orbital, pairing of electron starts in the d orbital. D orbital, the repulsion among electrons between electron in a orbital starts. So the size decreases with increase in atomic number, but due to repulsion between electrons, the size increases. So the size of Fe, CO, Ni remains almost constant. वो almost constant है। That remains almost constant. अब इससे इसमें जाओगे ना तो इसमें D10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 3D10 भी होंगे और 4D10 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला। तो इनके वेरिएशन जो होते हैं ना साइज में, इससे इस पीरियड में आओगे तो that is less variation in the size. Sir, Variation मतलब increase in size.
of 3D to 4D elements. बहुत कम साइज में डिफरेंस आता है। और अगर आप 3D से 5D में आओगे, the variation in size is negligible. Because there will be 14 f orbital electrons, which has poorest spinning. तो बहुत कम आता है। कॉपर का साइज इसलिए इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो ऐसे लिख रहे थे, ऐसे होना चाहिए तो कंपनसेट हो जाता साइज। लेकिन अपन ने क्या किया, जो 4s है ना, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले आया, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का और रिपल्शन बढ़ा दिया अपन ने। भाई एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज छोटा हो रहा था, डी ऑर्बिटल के रिपल्शन से साइज बढ़ रहा था, तो वो कॉम्पनसेट हो जा रहा था। लेकिन अब एक एस इलेक्ट्रॉन और ले आए तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ा दिया, तो और साइज बढ़ा दिया, इसलिए उसका साइज बढ़ गया, इसलिए कॉपर का साइज बढ़ा। ठीक, इसलिए कॉपर का साइज बढ़ा। ड्यू टू f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो साइज होते हैं ना f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, साइज हो, इधर जो अपन ने देखा होगा तो आपने मैंने ये वाले पार्ट सर्किल कर रखे हैं, तो साइज हो जिरकोनियम शेल तो बड़ा है, लेकिन f इलेक्ट्रॉन का पोरेस्ट स्पिन इफेक्ट है, नियरली HF के बराबर होगा, एंड नबीडियम इज नियरली इक्वल टू 10। और इधर इधर तो अपन कहेंगे भाई देख, कॉपर छोटा होना चाहिए सिल्वर से, सिल्वर छोटा होना चाहिए गोल्ड से। साइज ऑफ कॉपर स्मॉलर देन सिल्वर, स्मॉलर देन गोल्ड होना चाहिए, और गोल्ड का साइज छोटा होता है सिल्वर से। मतलब इस ग्रुप में सबसे बड़ा सिल्वर है तीनों में, क्योंकि इसमें f इलेक्ट्रॉन है ना, उन जिनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है, f इलेक्ट्रॉन इस वाले में 5d ऑर्बिटल, तो इसमें f इलेक्ट्रॉन है ना जिनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होगा कि वो साइज ही छोटा होता है। इसलिए तो अपन ने ये वाला पार्ट लिखा f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये आपका डी ऑर्बिटल। ठीक, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डी ऑर्बिटल। इस वाले पार्ट को ध्यान रखना जो मैंने सर्किल किया। ये वाला पार्ट तो अपन बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो अपन वहां भी पढ़ते हैं ये सारी चीजें। लेकिन आप इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को ध्यान रखना, साइज वाले पार्ट को, और थोड़ा वेरिएशन इसको ध्यान रखना, वो जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफी है।